हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आरएसी के हमारे इस अभ्यास सेशन में। आज ये सेशन आप लोगों का जो आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो हमने कोर्स कंप्लीट किया है उसके रिगार्डिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको मैंने आरएसी के जो डिफरेंट एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम ईएसी टू गेट टू एसएससी टू रेलवे एंड अदर स्टेट बोर्ड्स जो अपनी डिफरेंट पीएससी जो है वो अपनी एग्जाम कंडक्ट कराती है फॉर ईएसी, है ना। इस टाइप की जो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होती है उनके यहाँ पर हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। टॉप 35 अराउंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास 30-35 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये वैरायटी वाले क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने आपका आरएसी का कुछ सेशन लिया है, लेकिन ये सेशन कुछ अलग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल के साथ में आपको थ्योरी भी इंक्लूड की गई है, प्लस सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिए गए हैं। इक्का दुक्का आपको कहीं इजी मिल जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल इजी, टिपिकल इजी, बेसिक वाला जो सरफेस पे क्वेश्चन है वहां हमने लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि थ्योरी में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20 आवर, मोर देन 20 आवर की स्टडी की है एंड मोर देन 20 आवर इज इनफ फॉर आवर सिलेबस। अकॉर्डिंग टू पीएससी अगर हम बात करें तो हमारे लिए वो 20 आवर की थ्योरी अगर है तो वो काफी है, जिसमें मैंने आपको डिक्टेट किया है। और नाउ हम लोग अब आ रहे हैं अपने इस अभ्यास सेशन पे, जो कि अपने आप में एक सेशन इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्जाम का एक यहाँ से ओवरव्यू मिलता है कि एग्जाम में हम लोग इस सब्जेक्ट को कैसे टेकल करेंगे। क्लियर है ये बात? तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है मुझे रियल टाइम में आंसर करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं। सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन यहाँ लिया गया है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन अ रीजन एट -30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द सीओपी? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपके नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1.5, 2.33, 3.5 और 5। अब सीओपी जो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये आप सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब विदाउट जो है यूनिट्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं। अगर मैं आपको कुछ टाइम दूं तो आप मुझे आंसर बताएंगे इसका कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बताएंगे, चलिए। अब क्लियर है? ये क्वेश्चन विजिबल है? क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है सर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है ना। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। बताइए। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, आप लोग इसका डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, आप लोगों को केवल एक कैलकुलेशन करना है और इसका आंसर मिल जाएगा। यस, इसका करेक्ट आंसर आपका बी है। मेरे पास एक आंसर सही आया हो और एक आंसर गलत आया है। आप लोगों ने हो सकता गलती क्या की है मैं बता देता हूं आपको। देखो, यहाँ पर आप लोगों को जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि आपका कितना ज्यादा, मतलब आपका 1.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पूछा गया है। इतना रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड किलोवाट पर टन लिखा हुआ है ना, पर टन, एक टन के लिए इतना आपको पावर चाहिए 1.5। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि मेंटेन करना है रीजन कितने पर, -30 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप इसको कैसे करोगे बताओ। चलो, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं क्वेश्चन पढ़े और आंसर करें मुझे। इस क्वेश्चन को आप कैसे टेकल करोगे? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। एसएससी जैसे एग्जामिनेशन जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एसएससी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसएससी में न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जो हमारी एग्जाम है, हमारी एग्जाम में मे भी कि आपके यहाँ पर अब जो वो है वो क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है पीएससी में। यहाँ पर जो क्वेश्चन अलाउड, जो आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है वो बिल्कुल जो बेसिक कैलकुलेटर होता है ना वो वाला अलाउड। तो उस केस में इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। बताएंगे आप क्या करेक्ट आंसर होगा और कैसे निकाला आपने। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 1.5 जो दिया गया है ये किस में दिया गया है, टन में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा ये देखना होगा कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब 1.5 टीआर बोला गया है, ठीक है। तो और कैसे बोला गया है, पर किलोवाट, 1 किलोवाट के हिसाब से। और 1.5 किलोवाट पर टन ऐसा लिखा है, मतलब 1.5 किलोवाट बोलोगे आप, और ये दिया हुआ है आपका पर पर टन में, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अब बताओ
मेरे पास कुछ लोग लाइव हैं ऐप पर और कुछ लोग, बताइए क्या कैसे आंसर निकालेंगे आप? जिन्होंने बोला वो कहाँ गए? जिस जो इसका आंसर बता रहे थे हमें, जो इसका आंसर बताना चाह रहे थे कि इसका आंसर ये होगा, वो लोग कहाँ गए? वो बताएंगे सबसे पहले तो। इसमें क्या -30 डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट थी? ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, चलो आप लोग पता नहीं बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आपको ये 30 डिग्री सेल्सियस केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को बोला था 1.5 किलोवाट पर टन। अब वन टन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3.5 किलोवाट जो है वो आप लोगों ने पहले इक्वेशन पढ़ा हुआ है, इसे इतना होता है। ये जो है, ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है? ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर 1 कोई कह रहा है, इसका मतलब वो कितना हो गया? 3.5 किलोवाट हो गया। अब आपको यहां से निकालना क्या है? फाइंड आउट क्या करना था? सीओपी। अब सभी लोग जानते हैं कि सीओपी जो होता है वो क्या होता है आपका? सीओपी जो होता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय जो आपने वर्क इनपुट दिया है, या इसको आप पावर इनपुट भी बोल देते हैं कई बार अगर अलग टर्म से पूछा गया है तो। अभी फिलहाल में हम लोग वर्क इनपुट ही रख लेते हैं, किलोवाट में दिया है इसलिए। तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू कितनी दी है? 3 पॉइंट, है ना? ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 3.5, मतलब 3.5 किलोवाट। और आपका यहाँ पर कितना पूछा गया है? 1.5 का। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 पॉइंट, है ना? 15 टू 30 हो जाएगा, 5 बचेगा, 15 तिया 45 और 2.3। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो ऑप्शन डिजाइन किए गए उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर 2.33 निकल के आएगा। पूरा सॉल्व भी नहीं करना होता, डायरेक्ट आंसर बता सकते थे आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है, while designing the refrigeration system of an aircraft the prime consideration is that, क्या होता है प्राइम कंसिडरेशन? सिस्टम हैज हाई सीओपी। अरे रेफ्रिजरेशन बनाया किसके लिए? एयरक्राफ्ट के लिए। अब एयरक्राफ्ट में आप लोग एयर साइकिल यूज करते हो, क्या वहां पर हाई सीओपी अचीव होता है? इसलिए बनाया जाता है। क्या कंसिडर करते हैं? या फिर बी ऑप्शन देखो, मास ऑफ द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट इज लो। अच्छा, ये पता नहीं क्या चीज लिखा है, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के मास लो होना चाहिए। क्या ऐसी कोई चीज होती है क्या? ये तो बनाया हुआ आपको लग रहा है कि यहाँ पर बनाया गया है इस ऑप्शन को। ना उसके बाद नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ऑप्शंस ना बहुत ज्यादा क्लियरली आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आपको क्या पूछा गया, इसलिए मैं कह रहा हूं बनाया गया। ठीक, देखो, मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड इन द सिस्टम इज लो और पावर पर टीआर इज लो, मतलब पावर यूज्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लो। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी एयरक्राफ्ट जब हमारे पास पूछा जाता है, एयरक्राफ्ट का रेफ्रिजरेशन इंजन की डिजाइनिंग की जाती है, तो याद रखना मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट जो है, जो सिस्टम में फ्लो हो रहा है, उसको हम लो रखते हैं। क्या रखते हैं? लो। ज्यादा मास को फ्लो नहीं करवाते हैं, ठीक है? और ये कांस्टेंट भी होता है, ज्यादा आप लोग बाहर से एयर लेके अंदर नहीं भेजते हैं, तो ये ध्यान रखें कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क्स on a reverse Carnot cycle, takes out 2 kilowatt from the system while working between temperature limits of 300 Kelvin and 200 Kelvin, and find the COP and power consumed respectively, and power should be in kilowatt। ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आपका एक रेफ्रिजरेशन मशीन है, रिवर्स कार्नोट पे बेस्ड है, मतलब टेम्परेचर को आप ले सकते हैं। टेक्स आउट 2 किलोवाट फ्रॉम द सिस्टम, पावर कितनी ले रही है? 2 किलोवाट की। इसने पावर इनपुट कितना किया? 2। While working between the temperature limit, टेम्परेचर लिमिट दे दी है 300 केल्विन से 200 केल्विन, तो एक्चुअल में सीओपी जो है यहीं से निकल जाएगा, सीओपी यहां से निकल जाएगा। और पावर कंज्यूम आप वो वाली पावर, मतलब जो आपने हीट ली है उससे आप पावर भी निकाल सकते हैं। दोनों काम आपके यहाँ पे आसानी से हो जाएंगे। कैसे? पहले तो आप यहाँ पे सीओपी फाइंड आउट कर लीजिए। पहले आप क्या कर लीजिए? यहाँ पर सीओपी फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे आपको सीओपी मिलेगा, जैसे ही आपको सीओपी मिलेगा, आपका सीओपी कितना होगा, तो वो अगर रिवर्स कार्नोट पे बेस्ड है, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल आपका क्या कहता है? आपका कहता है कि टी हायर माइनस डिवाइडेड बाय टी हायर माइनस टी लोअर, यही होगा। सॉरी, टी लोअर, है ना? ऊपर क्या आएगा? टी लोअर आएगा। टी लोअर डिवाइडेड बाय टी हायर माइनस टी लोअर। अब ये कितनी वैल्यू हुई? टी लोअर कितना दिया है? 200 केल्विन। नीचे कितना दिया हुआ है? 300 हायर का दिया हुआ है और 200 लोअर का दिया हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 200 बाई 100, और 200 बाई 100 का मतलब क्या होता है? तो सीओपी निकल के आया यहां से आपका कितना? तो वो आया 2। सीओपी कितना आया? 2। देखो यहां क्वेश्चन देखिए आप, सीओपी अगर 2 निकल के आ गया तो आपको यहां से ये देखना था कि क्या कोई आंसर मेरा हो रहा है। जैसे सीओपी की बात पूछी गई थी, यहाँ पर सीओपी पूछा गया था, तो मैं सीओपी यहां से बता सकता था
कि ये बी या सी में से कोई सा सही होगा, है ना। पर एग्जैक्ट में नहीं पहुंच पा रहा हूं, मतलब मुझे पावर निकालना पड़ेगी। पावर क्या 3.3, ये तो हो नहीं सकता, ये भी अब हो नहीं सकता, तो हमें पावर 3.3 किलोवाट या 1 किलोवाट। तो भाई साहब आप कहेंगे कि सीओपी जो होता है इट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट भी कह सकते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी टू दी पावर इनपुट। अब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपको कितनी दी हुई है, 2 किलोवाट दी हुई है, और आपको यहाँ पर पावर पूछा गया है, पावर इन कितना है, और सीओपी आपने अभी फाइंड आउट किया है, सीओपी आपका 2 आया था। दैट्स वाई यहां से अगर मैं देखूं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड पावर इनपुट विल बी 1 किलोवाट। पावर इनपुट कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो आपका ये भी पॉइंट यहां पर देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। यस, सी आंसर विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ही आंसर मुझे मिल पाया है और 2 लोगों ने गलत आंसर कर दिए हैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, सभी लोग करो ना सॉल्व, पूरा आंसर निकाल के बताइए। चलिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन एम्प्लॉयज द फॉलोइंग साइकिल। ओके, वीसीआरएस आपको बिल्कुल पढ़ाया गया है, ये वीसीआरएस जो है, और वीसीआरएस जो होता है जो हमारा, उसमें कौन सी साइकिल काम करती है या कौन सी साइकिल होती है, क्या वो रेनकाइन साइकिल होती है, क्या वो कार्नोट साइकिल होती है, क्या वो रिवर्स रेनकाइन साइकिल होती है, या रिवर्स कार्नोट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बिल्कुल थ्योरी वाले हैं ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते समय भी कई बार हम लोग बता देते हैं, और थ्योरी पढ़ाते समय जो बताते हैं तो उसमें आप बार बार कहते हैं कि कार्नोट से सीओपी आ रहा है, लेकिन कार्नोट का जो सीओपी होता है वो तो आपका हीट इंजन का होता है। तो यहां पर रिवर्स कार्नोट काम करता है। कौन काम करेगा, रिवर्स कार्नोट। तो करेक्ट है ये बात। यहां पर आपका वीसीआरएस जो है वो रिवर्स कार्नोट पर बेस्ड होता है। रिवर्स कार्नोट जो है ना, अगर मैं आपको कहूं, यहां पर कह देता हूं कि आइडियल वीसीआरएस है आपके पास, आइडियल वीसीआरएस है इज दी रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना होगा कि आपका अगर आइडियल जो है, आइडियल वीसीआरएस अगर आप ले लोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, आइडियल कार्नोट साइकिल बनेगा। ठीक है, चलिए क्लियर, बढ़े आगे यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, यस बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए इसका आंसर बताएंगे। द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ कार्नोट साइकिल इज 0.8। मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर का रेशियो दिया हुआ है। इफ द हीट पंप दिया हुआ है इज ऑपरेटेड बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स, व्हाट इज इट्स सीओपी। अभी हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि आपका कार्नोट साइकिल जो है उसका जो आपका क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम बोला गया है, देखेंगे क्या होगा। टेम्परेचर है ना, यही लिखा है ना, टेम्परेचर लिखा है, यस, मिनिमम टू मैक्सिमम, टेम्परेचर मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इस टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम को पता है मैं क्या लिख देता हूं, टेम्परेचर लोअर टू टेम्परेचर हायर इज योर 0.8। अब मैं जब ये लिखता हूं तो मुझे एक चीज और पता है कि मेरा यहाँ पर जो कार्नोट का मुझे बोला गया है कि हीट पंप को निकालना है, हीट पंप भी उसी पर काम कर रहा है, तो मैं पहले हीट पंप का सीओपी लिख देता हूं। सीओपी ऑफ हीट पंप, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली बाय हार्ट याद है, याद होना ही चाहिए, इट इज टीएल डिवाइडेड बाय टीएच माइनस टीएल। ठीक है, क्या हो जाएगा, टीएल डिवाइडेड बाय टीएच माइनस टीएल हो जाएगा। अगर मैं यहां से कहूं आपको कि आपका यहां पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आपकी क्या आएगी, तो आपने कहा सर टीएल तो रहने दीजिए यहां से ऐसा एज इट इज, है ना। एक्चुअली सॉरी, हीट पंप में रिजेक्ट कहां होता है, हीट पंप में रिजेक्शन कहां होता है, हायर पे। हीट पंप में रिजेक्शन कहां होता है, हायर पे। ये मैंने किसका सीओपी लिख दिया, ये वाला सीओपी आपका लिखा गया है आपके जो रेफ्रिजरेटर होता है, टी हायर है ना। और ये तो ठीक है, टी लोअर बाय टी हायर की वैल्यू दी है, टी हायर बाय टी लोअर माइनस टी हायर। यहां से मैं क्या करूंगा, मैं टी हायर कॉमन निकाल लूंगा। क्या कर लूंगा, टी हायर कॉमन निकाल लेता हूं। यहां बचेगा 1 माइनस ये बचेगा टी एल डिवाइडेड बाई टी एच। इसको अगर देखोगे तो टी एच से टी एच यहां पर कैंसिल आउट हो गया। आपका यहां से सीओपी जो है आपका हीट पंप का, सीओपी ऑफ हीट पंप जो आया, सीओपी ऑफ हीट पंप कितना आया मेरे लिए, बचा है 1/1 माइनस टीएल अपॉन टीएच। अब टीएल अपॉन टीएच जो है वो आपको कुछ न कुछ इंडिकेट कर रहा है, विच इज 1 अपॉन, कितना हो रहा है ये, 1/1 माइनस 0.8।
1 अपॉन 1 माइनस 0.8 करोगे तो 1/0.2 आएगा और 0.2 को यहां से करोगे तो 10/5 आ जाएगा। आपका सीओपी जो निकल के आया है हीट पंप का वो कितना आ रहा है, यहां से 5 आ रहा है। यस, मेरे पास करेक्ट आंसर आया है आपका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर एंड इट इज 5 सीओपी। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन आया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब लोग अभी हमको बोलता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन सा यूज करते हैं और अब बोल रहा है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में कौन सा यूज करते हैं। तो अगर मेरे को कोई पूछता है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में कौन सा, तो क्या पावर जनरेशन साइकिल, नहीं 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 नहीं, नहीं। पावर जनरेशन में रिवर्स कार्नोट नहीं होगा, पावर कंज्यूमिंग में होता है। रेनकाइन साइकिल भी नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड था, इसलिए ये थ्योरेटिकल बिल्कुल निकल जाएगा। हाँ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगेन आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। A domestic refrigerator sits at 2 degrees Celsius, handles a refrigeration load of 8,000 kilojoule per day. The ambient temperature is 30 degrees Celsius. The COP of refrigerator is 0.15 times of the maximum COP. And find the daily electricity consumption in kilowatt hour. One of the good question is this. आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है ना। आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। इसमें जो गिवन दिया है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो जो लोअर या इनर टेम्परेचर है वो इन्होंने दिया हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस, विच इज नॉट 2 डिग्री सेल्सियस, इट इज 275 केल्विन। ये कितना है, 275 केल्विन हो गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं हायर टेम्परेचर की, तो एम्बियंट टेम्परेचर जिसको बोला जा रहा है, एम्बियंट का मतलब होता है एटमोस्फेयर या बाहर वाला टेम्परेचर। तो एम्बियंट टेम्परेचर मेरा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस। और 30 डिग्री सेल्सियस इज नॉट 30 डिग्री सेल्सियस, इट इज 303 केल्विन, इट इज 303 केल्विन। तो ये तो मैंने वैल्यू कन्वर्ट की है क्योंकि मुझे सारी वैल्यू एब्सोल्यूट में रखना होती है। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है दी मैक्सिमम सीओपी का इतना सीओपी, और इसने क्या किया है, लोड कितना है 8,000 किलो जूल पर, वो उसको बाद में देखेंगे। एक चीज और समझ में आती है कि जो आपका सीओपी ऑफ दिस सिस्टम है इट इज 0.15, कितना 0.15 टाइम्स ऑफ सीओपी ऑफ मैक्सिमम। अब मैक्सिमम सीओपी पता कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम सीओपी कार्नोट की तरीके से निकालते हैं। कार्नोट क्या कहते थे, जो कार्नोट कहते थे उसको फॉलो कर लो। कार्नोट ने जो कहा हमने वो यहां पर माना। कार्नोट ने कहा कि आप एक काम करिए, कि आपका ये जो वैल्यू है ये इसके आगे देखेंगे हम, सीओपी निकालिए मैक्सिमम। सीओपी मैक्सिमम कितना आएगा, तो जो रेफ्रिजरेटर होगा, रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन लोड, मतलब रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर में ऊपर आता है टी लोअर डिवाइडेड बाय टी हायर माइनस टी लोअर। इसको सॉल्व करो, टी लोअर कितना है, अभी हमने निकाला 275 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 303 माइनस 275 हो जाएगा। अब ये आपका जो निकल के आ रहा है 275 डिवाइडेड बाय 28 आ रहा है। ये तो 10 बार तो जाएगा नहीं, ये 9 टाइम्स जाने वाला है। ये 9 टाइम्स जाएगा तो आपका कुछ डेसिमल में बचा के जाएगा। चलिए इसके लिए एक बेसिक कैलकुलेटर हमारे पास होता है। हम अक्सर जो है यहाँ पर टूल्स में अपने कैलकुलेटर को लेकर आ जाते हैं और उससे हम लोग डिसिप्लिन मैथ्स कैलकुलेटर, ठीक है, कितना करना है मुझे, 275 डिवाइडेड बाय 28, it will be 9.821, it will be 9.821। हाँ सीओपी आपने भी 9.281 निकाला, लेकिन सीओपी नहीं चाहिए ना, केवल सीओपी नहीं चाहिए, मुझे सीओपी ऑफ दिस सिस्टम चाहिए। तो सीओपी ऑफ दिस सिस्टम जो है इट इज 0.15 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सीओपी, है ना। ये मैंने पीछे से डायरेक्ट एक लाइन उतार दी यहाँ से, ये वाली लाइन यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो ये जो होगा इसके मल्टीप्लाई में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.15, 0.15, ठीक है, इट विल बी 1.47। ये कितना आया, 1.47 इसका सीओपी आया, 1.47 सीओपी आया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। पर पहले ये तो क्लियर हो कि ये 8,000 किलो जूल पर डे जो वो कंजम्पशन ले रहा है 8,000 किलो जूल का, वो तो क्लियर है। तो मैंने क्या किया, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हम जो है यहाँ पर इतनी वैल्यू निकाल चुके हैं, सीओपी हम लोगों को फाइंड आउट हो चुका है। व्हाट नाउ, सीओपी क्या होता है, तो सीओपी आप जानते हैं कि सीओपी सर होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, या फिर आप कहेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय आपका वर्क इनपुट, ये आप कुछ बोलते हो, इसी में से आपका सीओपी निकलता है।
सीओपी अगर 1.47 है, 1.47 आपका क्या है सीओपी, वैल्यू अगर लिखेंगे तो आप कितना रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपको कितनी करवानी है 8000, और वो भी किलो जूल पर डे के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो यहां से पी इन भी किस में आएगा, पर डे में आएगा। ये बस समझ गए आप। यहां पर अगर ये पर डे है इतना किलोवाट में, तो ये पी इन भी किस में आएगा, पर डे में आएगा। चलिए पी इन निकालेंगे, पी इन कितना आया, तो आपने कहा इट इज 8000 डिवाइडेड बाई 1.47, 8000 डिवाइडेड बाई 1.47 निकालना है। ये रहा 8000 डिवाइडेड बाई 1.47, इट इज 5442, है ना। हम लोग एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 5442, और पीछे कितना लिखा है 1। आप लोगों को ये विजिबल नहीं है ना, 1 सेकेंड। ये लीजिए, ठीक है, अब तो हो जाएगा। अब मैंने वैल्यूज रखी वो लिखी हुई है, 54421 आया आंसर। अब इसका आपने ये जो निकाला ये किसका आया, ये पर डे का कंजम्पशन आया, और वो भी किसमें, तो देखो किलोवाट पर डे में आया, किलोवाट पर डे। लेकिन मुझे किसमें चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए है किलोवाट आर में। किसमें चाहिए, किलोवाट आर में चाहिए। तो मैं किलोवाट आर का मतलब क्या समझता हूं, तो पहले तो मैं यहाँ क्या करूंगा, पहले तो मैं यहाँ इसको पर डे जो लिखा हुआ था, ये पर डे मेरा ठीक है। मैंने किलोवाट को क्या लिख दिया, मुझे पता है कि किलोवाट को मैं लिख सकता हूँ किलो जूल पर सेकेंड। क्या लिख सकता हूँ, किलो जूल पर सेकेंड। तो मेरा ये वैल्यू पता है क्या लिखी हुई एक्चुअल में, 5442.1 जो है ये लिखा है किलो जूल पर सेकेंड पर डे। ठीक, पर डे का कंजम्पशन निकालना है, मुझे इसको किलोवाट आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करूंगा, तो मैं यहां पर डिवाइड करने वाला हूं, मेरा पर सेकेंड से मिनट में, मतलब मिनट का हो जाएगा ये 60, मिनट का हो जाएगा 60, और 60 मिनट करके मैं 1 आर पहुंचा दूंगा। तो ये मेरा आंसर फिर से किलोवाट किस में आ जाएगा, पर आर में आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू में निकाल देता हूं आप लोगों को, 544 है ना, डिवाइडेड बाई 60, डिवाइडेड बाई 60, इट इज 1.51। क्या कोई मैच कर रहा है, 1.5 इज द आंसर, 1.51 करेक्ट आंसर आ रहा है, और यही हमारा पी इन हो जाएगा किसमें, तो किलोवाट आर में। किलोवाट आर, पर आर नहीं, किलोवाट आर में, है ना, ये किसमें आ जाएगा, किलोवाट आर में आ जाएगा। ठीक है, किलो जूल पर सेकेंड ही किलोवाट बन जाएगा, तो आर में आ जाएगा। क्लियर, चलिए, तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट कैरेक्टरिस्टिक चेंज कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द कूलिंग साइकिल। आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है उसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका, जो वो हर साइकिल या कूलिंग के समय बदलता ही रहता है। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है। सर, प्रेशर उसका हमेशा बदलता रहता है क्या, नहीं, मतलब हमेशा प्रेशर नहीं बदलता रहता है, हमेशा प्रेशर ही नहीं बदलेगा। साथ में यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि फेज, हमेशा फेज थोड़ी ना बदलता है। एक बार वो लिक्विड होगा तो दो तीन चीज में, कूलिंग साइकिल में तो वो लिक्विड से लिक्विड, समझे आप, फेज डिफरेंस एक बार होगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए ऑप्शन नॉट करेक्ट। कूलिंग साइकिल में टेम्परेचर चेंज होना, यस पॉसिबल है। प्रेशर चेंज होना, यस पॉसिबल है। यहां पर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर, कूलिंग साइकिल में उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बदल सकता है क्या। फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट कैरेक्टरिस्टिक चेंज कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग दी कूलिंग साइकिल। कूलिंग साइकिल जब होती है तो उसमें उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं, प्रेशर तो कांस्टेंट हो जाता है भाई साहब, फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है, फेज। क्यों, क्योंकि जब कूलिंग होगी, एट कूलिंग, है ना, एट कूलिंग, और ये कूलिंग कहाँ होती है, कूलिंग होती है कंडेंसर में। कहाँ होती है, कंडेंसर में। और कंडेंसर जो होता है वो क्या करवाता है, तो कंडेंसर जो है वो प्रेशर को आप, अच्छा कंडेंसर कहां से कहां चलता है, कंडेंसर 2 to 3 चलता है, कंडेंसर 2 से 3 चलता है। तो हम कहेंगे कि यस, अगर मैं पीवी मेरा जो पीएच कर्व अगर बनता है, कौन सा कर्व बनेगा, पीएच कर्व अगर बनेगा, तो 2 से 3 तो मेरा हमेशा यही होता है। ये कुछ ग्राफ है ना आपने, ठीक है, आप बात समझ गए होंगे मेरी बात। ये 1 से 2 में क्या हुआ, कंप्रेसर ने काम किया, 2 से 3 में किसने काम किया, कंडेंसर ने, 3 से 4 में किसने काम किया, टोटल वॉल में, 4 से 1 में इवापोरेटर। तो जरा ध्यान से देखो, प्रेशर कांस्टेंट,
इसलिए ये आंसर आपका यहाँ पर नहीं होगा। कूलिंग के समय, है ना, ड्यूरिंग दी कूलिंग साइकिल या कूलिंग प्रोसेस कर लो, इसको ज्यादा बेटर होगा। कूलिंग साइकिल मत कहिए, इसको कूलिंग प्रोसेस कर लीजिए। अगर कूलिंग प्रोसेस हम कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वहीं पर टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो देखो प्रेशर तो कांस्टेंट चल रहा, मतलब ए भी सही नहीं हुआ, बी भी सही नहीं हुआ। फेज एंड फ्लो, फेज चेंज होता है, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑन एंड फ्लो, फ्लो क्या है, फ्लो चेंज होता रहता है, तो फ्लो भी कांस्टेंट होता है। अच्छा, दैट्स व्हाई यहां पर इन्होंने साइकिल यूज किया है और कूलिंग साइकिल नहीं। एक काम करिए, चलिए, ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेमिंग है। अब इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। कैसे ठीक कर ले मैं बताता हूं। कूलिंग साइकिल मत बोलिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल कह लीजिए। रेफ्रिजरेशन साइकिल कर लीजिए कि रेफ्रिजरेशन साइकिल, साइकिल वैसे भी एक प्रोसेस तो होती नहीं है, इसलिए मैंने पहले प्रोसेस से समझाया, लेकिन क्वेश्चन प्रोसेस से बनेगा नहीं क्योंकि ऑप्शन वैसे मैच नहीं कर रहे हैं। अब रेफ्रिजरेशन अगर होगा, अब आपका क्या आंसर होगा मुझे बताइए। मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर मैंने इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोल दिया तो क्या चेंज होता है हर पॉइंट पर, ये बताओ, या हर प्रोसेस में साइकिल में क्या क्या चेंज होते हैं। प्रेशर एंड फेज, टेम्परेचर एंड प्रेशर, फेज एंड फ्लो, या फ्लो एंड प्रेशर। तो देखो फ्लो तो नहीं बदलता है, फ्लो तो चेंज नहीं होता है, इसलिए ये सी एंड डी तो होंगे नहीं। टेम्परेचर एंड प्रेशर मोर अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और इस हिसाब से आप टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होता है। मतलब यहां पर आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर सही मान लेना चाहिए। क्लियर। प्रेशर एंड फेज होता है, लेकिन फेज हर बार चेंज नहीं होता है, दो प्रोसेस में फेज चेंज होता है, इसलिए उसको अभी एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, यहां पर लिखा हुआ भी है इन दी इवोपरेटर। इवोपरेटर में ये जो जाता है वो जाता है इस पर लो प्रेशर एंड टेम्परेचर पर जाता है, फिर उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये पूरी स्टोरी आप देख सकते हैं, है ना। और देखें कि इंटायर कूलिंग प्रोसेस, सो इन द इंटायर कूलिंग प्रोसेस प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ चेंजेस। क्लियर, ये कंसिडरेशन है, मान लीजिए इसको कि वो कूलिंग साइकिल में भी ऐसा ही करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्रायोजेनिक टेक्निक जो होती है बड़ी फेमस है, ऑल्सो ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस साइंस। क्रायोजेनिक टेक्निक, है ना। क्रायोजेनिक इंजन भी होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं, इसमें जो आपका सब्सटेंस या फ्यूल जो यूज किया जाता है, फ्यूल जो भरा जाता है, इसमें फ्यूल यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बहुत लो टेम्परेचर पर रख देते हैं। और लो टेम्परेचर कितना, लो टेम्परेचर तो याद रखना लेस देन -150 डिग्री सेल्सियस, लेस देन -150 डिग्री सेल्सियस तक रख देते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। दैट इज क्रायोजेनिक इंजन टेक्निक। सिमिलरली अगर मुझसे क्रायोजेनिक वर्ड पूछा गया है तो मैं ढूंढूंगा क्रायोजेनिक रिफर्स टू रेफ्रिजरेशन एट लो टेम्परेचर, मेंशन नहीं किया है कितना, इसलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक एनालाइज एट लो टेम्परेचर, एनालाइज नहीं, ये तो एक्चुअल एनालिसिस नहीं है, ये तो एक्चुअल में है, इसलिए बी तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सी को देखें, इंजीनियरिंग फील्ड कंसर्न विद द इक्विपमेंट इन द रेंज ऑफ -180 डिग्री सेल्सियस एट एब्सोल्यूट टू एब्सोल्यूट जीरो, बिल्कुल सही। हम लोग जो लोअर टेम्परेचर के लिए जो बात करते हैं, जितना लोअर आप जा सकते हैं, लेस देन 150 आप जितना जा सकते हैं उतना ही इसका करेक्ट होगा, इसलिए ए बी सी डी में से सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यस, मैक्सिमम स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं, करेक्ट आंसर कर रहे हो आप लोग, क्योंकि ये बहुत रिसेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको बोला गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज द एयर एज रेफ्रिजरेंट, एयर को रेफ्रिजरेंट की तरह कौन से साइकिल में यूज किया जाता है, बताएंगे। एरिक्सन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, कार्नोट साइकिल और बेल कोलेमन साइकिल, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया है, बेल कोलेमन साइकिल जो होता है वो आपका क्या होता है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एआरएस, एआरएस पर बेस्ड होता है। एआरएस किस पर बेस्ड होता है, वो आपका बेल कोलेमन पर होता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे बेल कोलेमन साइकिल यूजेस एयर एज अ रेफ्रिजरेंट। बेल कोलेमन साइकिल को हम लोग रिवर्स ऑफ जूल साइकिल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। इसकी 4 प्रोसेसेस होती है, इन विच 2 आर द आइसेंट्रोपिक एंड 2 आर द एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, सॉरी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक तो आइसेंट्रोपिक होगी ना। आइसेंट्रोपिक का मतलब ही क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक को ही हम क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक। थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको ये पढ़ाया गया। ये यहाँ पर आपका P वर्सेस V का कर्व है और यहाँ पर आपका T वर्सेस S का कर्व ड्रॉ किया गया है। ये आप देख लेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है।
यहाँ पर दो प्रोसेस जिसमें आप लोग वर्क इन कंप्रेसर और इवापोरेटर वाला जो कनेक्ट कर देते थे, बेल कोलेमन मैंने पढ़ाया, आप एक बार थ्योरी रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इन हाई स्पीड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड्स व्हाई इज कूलिंग ऑफ द केबिन रिक्वायर्ड इवन इफ द टेम्परेचर आउटसाइड इज वेरी लो। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं, वहां पर आपका टेम्परेचर ड्यू टू द लैक ऑफ एयर हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और टेम्परेचर वहां पर डिक्रीज हो जाता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि टेम्परेचर डिक्रीज होने के बावजूद भी, है ना, हम लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होने के बावजूद या बाहर का टेम्परेचर इतना कम होने के बावजूद भी हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बताएंगे आंसर क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सोलर। अरे भाई, सोलर रेडिएशन तो और ज्यादा है ना वहां पे, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा। टू इम्प्रूव इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी अगर करना होगी तो हम लोग कूलिंग क्यों करेंगे, ये भी सही नहीं है। और फिर उसके बाद थर्ड हम कहेंगे कि ड्यू टू लार्ज इंटरनल हीट जनरेशन, अच्छा इस पे कंसीडर कर सकते हैं। सिंस आउटसाइड प्रेशर इज वेरी हाई, आउटसाइड का प्रेशर वेरी हाई, कहा एयर कम होगी तो प्रेशर तो कम होगा, इसका मतलब डी भी कम होगा। कूलिंग से प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने यहां से कहा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। मैं करवा, ठीक है, यहां तक आ गया समझ में इतना? ये क्वेश्चन क्लियर है? उन्होंने बढ़िया क्वेश्चन बनाया था। थोड़ा सा आपका ऐसा था कि जो ये मतलब वो क्वेश्चन पूछ भी रहा है आपसे और आपको कुछ बता भी रहा है साथ में, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी थ्योरी आपके पास है, नोट पॉइंट आपके पास है। आप लोगों को मैं केवल ऐसे ही सेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं, आपने मेरे जितने भी डिफरेंट सेशन देखे होंगे उसमें एक चीज कॉमन होती है कि मैं जहां रिक्वायर्ड होता है साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूं ताकि आप लोगों का काम आए। तो ये देखिए यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए, आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगला पूछा गया है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता? बताइए। इट यूजेस वाटर एज रेफ्रिजरेंट, इट कैन बी यूज्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इट कैन यूज्ड इन ब्रेवरीज, नन ऑफ द अबाउ। क्या आंसर करना चाहेंगे आप? हम लोग अभी जो है क्वेश्चन नंबर पहुंचे हैं कहां तक? हम लोगों का क्वेश्चन 19 पेज नंबर पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो है वो मोर देन 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है? क्लियर है? बताओ। इनमें से कौन सी चीज यहाँ पर गलत लिखी हुई है? वाटर रेफ्रिजरेंट की तरह आप देखो, स्टीम जेट है, स्टीम जेट है, इसका मतलब ये तो आपको क्या लग रहा है कि ये तो सही होगा। इट कैन बी यूज्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यार स्टीम जेट है, स्टीम जेट है, स्टीम जेट है, प्लस आपको दूसरी बात पहला ऑप्शन भी सही लग रहा, मतलब वाटर है। वाटर नीचे ले जाओगे तो ये तो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग या ऑप्शन ही गलत हो गया। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ने देखेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर उसको ऐसे ही मिल जाएगा। किसी से भी पूछा जा सकता है कि वाटर अगर किसी जगह यूज किया जा रहा है एज ए रेफ्रिजरेंट तो क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी काम करेगा? सर नहीं करेगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट, अच्छा ये सारी चीजें यहाँ पर इसके बारे में लिखी हुई है। अगेन आप लोगों को यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, नोट प्रोवाइड किए, पढ़ेंगे। आगे आ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ है, चलिए, when a refrigeration plant is started the evaporator temperature is started, the evaporator temperature decreases from room temperature to the required value. During this period how does the compressor power required? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ऐसे केस में जब आपका आपने रेफ्रिजरेटर स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट किया है, और उस समय आपका टेम्परेचर जो है वो इवापोरेटर मतलब एक प्लेस होता है जहां पर आप कहते हो कि यहां से मैं कूलिंग लेना चाहता हूं, इसको मेरा इवापोरेटर कहा जाता है। तो ये इवापोरेटर ने टेम्परेचर क्या किया है? डिक्रीज किया है। इस समय कंप्रेसर के पावर के बारे में बोल रहा है कि कंप्रेसर के पावर का क्या होगा। तो देखो,
जब भी कभी आप लोगों को मैं एक बता दूं बात कि जब भी कभी हम रेफ्रिजरेटर या हमारा एसी ऑन करते हैं तो इनिशियली इट विल कंज्यूम मोर पावर, टेक मोर पावर, मोर एनर्जी फ्रॉम दी सोर्स। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि जब भी कभी इनिशियल, उसको हम बोलते हैं कूल डाउन पीरियड, उसको हम क्या कहते हैं, कूल डाउन पीरियड कहते हैं, कि इनिशियली आपका जो है वो टेम्परेचर ज्यादा है रूम का, और अभी अभी आपने एसी ऑन किया है, तो टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा पावर प्रोवाइड करना पड़ती है, कंप्रेसर को वर्क ज्यादा करना पड़ता है, इसीलिए पावर ज्यादा कंज्यूम होती है। क्लियर? ऑप्शंस ढूंढ लीजिए क्या लिखा हुआ है। हमें जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, स्टार्ट करने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर आ रहा है, तो बताइए कंप्रेसर का पावर इंक्रीजेस कंटिन्यू, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो है नहीं, नहीं तो फिर हम क्या करते, एक घंटे एसी चलाते फिर उसको ऑफ कर देते, फिर एक घंटे चलाते फिर बटन बंद करके चालू करते, ऐसा कोई होता थोड़ी है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही लिखा है। कंप्रेसर कंटिन्यूसली ज्यादा एनर्जी लेता जाएगा तो वो किस काम का, 2 घंटे चालू रह जाएगा, एसी तो गड़बड़ हो जाएगी। ए सही नहीं है। नेक्स्ट लिखा है इट इंक्रीजेस, रीचेस टू अ पीक एंड देन डिक्रीजेस। समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि इनिशियल उसने कंप्रेसर ने जो है वो पावर ज्यादा कंज्यूम की होगी, देन उसके बाद उसका जो पावर कंज्यूम या पावर कंजम्पशन जो है वो कम हुआ हो। समझ सकते हैं। लिखा है डिक्रीजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट। पहले डिक्रीज होता है, अरे भाई अभी तो आप कूल करना चाहते हैं तो डिक्रीज कैसे हो जाएगा, पहले वो बोल देता है कि बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट तो समझ में भी आता है, पर वो भी नहीं लिखा। एक रिमेन कांस्टेंट ऐसा नहीं है, थ्रू आउट एक जैसा कंजम्पशन ऑफ कंप्रेसर पावर नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो यही बचा है, तो आप इसको याद रखेंगे कि आपका कंप्रेसर जो है पहले क्या करता है, पहले पावर जो है वो ज्यादा लेता है, फिर उसके बाद वो पीक तक पहुंच जाता है, पावर कंज्यूम करते 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 पीक, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह पढ़ना हो, फैक्ट्स अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने उनको ऐड कर दिया है। हम लोग अभी जो है वो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो प्रॉपर, है ना? कुछ लोगों के, एक दो लोगों के अलावा किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? और लाइव क्लास में भी आप लोग प्रेजेंट क्यों नहीं होते हो ज्यादा? माना कि दिन में चल रही है लेकिन आपको प्रेजेंट तो होना पड़ेगा ना। अगर आप वहां नहीं पढ़ोगे और मेरे सेशन चालू हो जाएंगे, अभ्यास सेशन, तो आप उसमें कैसे कवर अप करोगे, कैसे बता पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा? इसलिए थोड़ा सा ना केयरफुल रहो, थोड़ा पढ़ो, है ना? ये जैसे मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कि कूल डाउन पीरियड आता है, क्या? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। With within a refrigeration system, the expansion valve is incorporated between। expansion valve की बात अगर की गई है तो आप लोगों को सबको पता है कि एक डिवाइस आपका यहाँ पर इक्विपमेंट यहाँ लगा होता है, विच इज योर कंप्रेसर, सॉरी कंडेंसर। एक आपका यहाँ पर लगा होगा जिसको आपने बनाया था कुछ इस तरीके से, ये क्या होता है, ये कंप्रेसर होता है। यहाँ पर आपने एक बनाया हुआ है जिसको आपने कहा कि ये हमारा क्या है सर, ये इवोपरेटर है। ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेसर हो गया। और उसके बाद ये क्या हो गया, तो ये हमारा कंडेंसर हो गया। अब इन सब के बीच में एक डिवाइस यहाँ लगी होती है जिसको आप कहते हैं एक्सपांशन वॉल्व। क्या कहते हैं इसको, एक्सपांशन वॉल्व। तो ये एक्सपांशन वॉल्व जो है आपका, ये कहाँ लगा हुआ है, किस किस के बीच में, कंडेंसर एंड इवोपरेटर के बीच में। बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सी ऑप्शन देखिए। यस यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, कंडेंसर एंड इवोपरेटर के बीच में ये लगा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही है। लेकिन फिर भी 4 5 6, बस 6, इतना कम क्यों भाई? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, किस लिए पूछा गया है? ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से जो क्वेश्चन आया है वो किसके लिए आया है? ये आपका क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू, मैंने पढ़ाया है आपको थ्योरी में, ये है रिलेटेड टू कंप्रेसर। ये किससे रिलेटेड है, कंप्रेसर से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्रेसर में क्योंकि मैकेनिकल वर्क होता है ना? कंप्रेसर जो है किस पर बेस्ड है, मैकेनिकल वर्क पर बेस्ड है, या मैकेनिकल एक्शन होती है इसमें। और मैकेनिकल वर्क होने की वजह से ये क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है। क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है। अब पावर कंज्यूम करता है और कंप्रेसर में क्या है, एयर आएगी एयर जाएगी, एयर आएगी जाएगी, तो कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को वो एक साथ ले सकता है, ये उसकी एफिशिएंसी कहलाती है, जिसको हमने स्पेसिफिक नाम दिया है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो पढ़िए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज actual mass of the charge induced to the mass of the charge corresponding to the self formula। एक्चुअल में ठीक तो लिखा है लेकिन बी ऑप्शन पे आते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं लिखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअल मास ऑफ द चार्ज इंडक्टेड
टू द मास ऑफ चार्ज करस्पॉन्डिंग टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, बिल्कुल सही, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द टेम्परेचर। कहा था ना कि यहां पर आपने एक गलती कर दी, यहां पर कहीं पर भी आपको एक चीज नहीं मिली, और वो क्या नहीं मिली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर नहीं मिला, जबकि वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सी और पढ़ लेते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दी, नहीं वॉल्यूम नहीं, मास लेते हैं, नन ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि बी हमारा सही जा रहा। क्लियर ये बात? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की हम बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मुलेज आपको देने की कोशिश की है डायरेक्टली। जैसे हम कहें कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज एक्चुअल वॉल्यूम टू दी स्वेप्ट वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम टू दी स्वेप्ट वॉल्यूम। और इसमें आप देखेंगे 1 माइनस सी ब्रैकेट में P2 बाई P1 की पावर 1 अपॉन n, जो कि आपका ये क्या कहलाता है, ये आपका एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। और अगर ये आप प्रैक्टिकल या आइडियल मानेंगे, आइडियल मानेंगे तो ये एडियाबेटिक कांस्टेंट बनेगा, और अगर इसको आप आइडियल नहीं मानते, रियलिस्टिक मानते हैं, तो इट इज प्रोसेस इंडेक्स। ये क्या है, इंडेक्स है, और इसको आप कह देंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इंडेक्स है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए। और सी एक कंप्रेशन रेशियो है, क्लियरेंस रेशियो है, विच इज क्लियरेंस रेशियो टू दी क्लियरेंस वॉल्यूम टू दी स्वेप्ट वॉल्यूम आता है। क्लियर? बढ़े आगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आईसी इंजन पढ़ाएंगे, तब आपको क्लियरली और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे इतनी बात करेंगे हम लोग कि ये जो कंप्रेसर वाला मामला है ना, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन, ये पेपर में पूछा हुआ है, हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। A refrigerator uses R12 and operate on the ideal vapor compression cycle। अब जो चीजें लिखी हुई है वो लिख दो, क्योंकि इसका काम है, VCRS जो लिखा है इसका काम है। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो दिए गए हैं 45 डिग्री एंड दी इवोपरेटेड टेम्परेचर, मतलब 15 डिग्री पे माइनस 15 डिग्री पे रखना है। व्हाट विल बी दी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द गिवन डेटा। आपको यहाँ पर जो बोला गया है, उन्होंने सीओपी पूछा है आपसे, सीओपी बोला है आपको, और सीओपी कहा है, तो आपने सीओपी हमेशा क्या पढ़ा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू दी पावर इनपुट या वर्क इनपुट। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां होता है सर, अगर मैं अपनी पीएच वैल्यू की पीएच कर्व की बात करूं, तो पीएच कर्व विल बी लाइक ये। अब यहां पे आप कहेंगे कि ये हमारा, ये वाली प्रोसेस जो है, ये वाली, ठीक, क्लियर है? यहां पर आपने कहा ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और ये 4 हो गया। पीएच पर अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको साइकिल नजर आता है। दिस इज योर वर्क इन, ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क इन हो जाएगा, ये वर्क इन हो गया। और हमें क्या मिल रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां से मिल रहा है, तो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहां से मिल रहा है। तो जब कभी आप ये लिखते हैं, यहां पर आप क्वेश्चन और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज और मिल रही है, देयर इज स्पेसिफिक एंथैल्पी गिवन इन दी क्वेश्चन। स्पेसिफिक एंथैल्पी दी हुई है आपको -15 डिग्री सेल्सियस पे, स्पेसिफिक एंथैल्पी आपको दी हुई है 45 डिग्री सेल्सियस पर, और पूछा गया है स्पेसिफिक वर्क। अच्छा, इवन आपको यहाँ पर स्पेसिफिक वर्क डन बाय दी कंप्रेसर भी दिया हुआ है। यू नीड ओनली दी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जाता है तो मेरा आंसर बड़ी आसानी से यहां से आ जाएगा। जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, हमारे पास यहाँ मैंने डायग्राम डायरेक्ट लिया हुआ था, मैंने फिर से रीड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं। यहां पर ध्यान से देखो, हमारा सीओपी क्या होगा, तो सीओपी इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, और मैं आप लोगों को ये लिख कर दे रहा हूं H1 माइनस H4 टू दी H2 माइनस H1। कितने स्टूडेंट, अच्छा आंसर क्या आ गया, ए आंसर 3.125। चलो समझ लेंगे कि सही होगा या नहीं होगा। और कोई आंसर्स अगर आप निकालने लग गए थे तो आप आंसर मुझे भेज सकते हैं, क्या करेक्ट आंसर आ रहा है इसका आपका। यस, आप लोगों के हर सेशन जो होते हैं, अभ्यास सेशन, वो आपको पढ़ाने के बाद ही कराए जाते हैं ऑन दी ऐप। मतलब आप लोगों के लिए डेमोज जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, लेकिन आपके जो ये सेशन है ये चलते हैं आपकी एप्लीकेशन में, क्योंकि जो कंटेंट कंप्लीट हुआ है वो आपने, हम मान के चलते हैं कि आपने हमारे साथ पढ़ा है। और जितने स्टूडेंट अभी यहाँ ज्वाइन नहीं कर चुके हैं, उन लोगों का एक मैं पॉइंट ये समझता हूँ कि शायद उनका आरएसी कंप्लीट नहीं हुआ है पैरेलल टू मी, पैरेलल विद मी, तो इसलिए शायद वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। आप जितने लोग हो उसमें भी मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप लोग, केवल मेरे पास 6-7 नाम आ रहे हैं, आधे स्टूडेंट से भी कम इस समय मुझे रिप्लाई कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर हो ऑलरेडी, या आप लोगों में से बहुत से नहीं भी होंगे अगर मान लीजिए,
या आप लोगों ने ये सब चीजें सब चलो हो या नहीं हो अलग बातें, आपने पढ़ा नहीं सब्जेक्ट, तो मैंने तो पढ़ा दिया ना अभी, तो आंसर करें। ये वाला फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे को 3 लोगों ने हाँ करी है, जबकि ये कॉपी में मतलब मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप एक काम करिए, आप H1 माइनस H4 निकाल लीजिए। अगर ये निकल गया तो हमारा क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा। H1 कितने डिग्री पर होगा, H1 यहाँ होगा, लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर या लोअर प्रेशर, इसका मतलब इनलेट पर, यानी कि आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जहां स्टार्ट होता है तो वो टेम्परेचर कितना था, -15 डिग्री। -15 डिग्री पे एंथैल्पी 180 आ रही है और इस पर 80 आ रही है। चलिए हमने निकाला 180 माइनस 80, इट विल बी कितना आपका 100 किलो जूल पर केजी, 100 किलो जूल पर केजी। आपका ये क्या आ गया, यहां से एंथैल्पी आ चुकी है इन दोनों को माइनस करने पर। एंथैल्पी का जो गैप आया है ये H1 माइनस H4 इज दी आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। नाउ सीओपी अगर फाइंड आउट करना है तो सीओपी इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में आप लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय आपका वर्क इनपुट, आपको ऑलरेडी पेपर में दिया हुआ था, यहां पर बोला गया कंप्रेसर वर्क इज 32 केजी पर केल्विन, तो ये सॉरी केजी पर किलोग्राम, किलो जूल पर केजी, तो ये 32 हो गया। इट विल बी मोर देन 3 इयर्स, और कितने ऑप्शन है 3 से ज्यादा, 3.5 है, 3.5 तो शायद ही होगा। अगर 32 दिया देखें तो ये बनता है 96, अब 4 बच गया हूं, मतलब 40 बनेगा, मतलब 1 बनेगा, फिर कितना बच गया 8, तो 32 दूना 64 2 बनेगा। यस, ये आंसर जो है अगर ऑप्शन में देखें तो 125 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, सीओपी 3.125। क्लियर है, तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या आया, ये आया 3.125। क्लियर, बहुत बढ़िया, 2 लोगों के सही है, बाकी 3.5 तुक्का मार रहे थे क्या, जब मैं बोला तभी आप लोगों ने आंसर कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिटिकल क्वेश्चन है, पूछा गया है इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बीसीआरएस, अगेन यहां पर किसका क्वेश्चन आ रहा है, बीसीआरएस का क्वेश्चन है। ठीक है, बीसीआरएस का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में बोला गया इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट इज रिजेक्टेड टू द एनवायरमेंट। कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके समय आप लोग हीट रिजेक्ट करते हैं, क्या मुझे बताइए, क्या वो आइसो, क्या लिखा है, आइसोपाइकनिक प्रोसेस है ही नहीं, ऐसा तो कोई प्रोसेस ही नहीं होता है। पिकनिक प्रोसेस लिखना चाहते थे क्या, बिल्कुल नहीं। एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो हीट रिजेक्शन हो रहा है, हीट रिजेक्शन, पहले तो मैं इसको, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं इसको एक काम करता हूं, आइसोकोरिक ऑलरेडी है, आइसोबारिक भी है, कोरिक भी है, आइसो बोल देता हूं मैं इस प्रोसेस को स्पेशली आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस इसका हमने नाम रख दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों नहीं हो सकती सर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों नहीं सकती, हीट रिजेक्ट हो रही है। आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई काम हो रहा है, या आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पर, तो आप कहेंगे हीट जहां रिजेक्ट होती है वो कंडेंसर है। एंड कंडेंसर में जो अभी आपने पढ़ा भी है, कंडेंसर में कहां से कहां तक काम होता है, कंडेंसर आपका कौन सा होता है, कंडेंसर आपका होता है 2 से 3, कहां से कहां तक, 2 to 3 कंडेंसर है। एंड 2 और 3 पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P2 इज इक्वल टू P3 आ रहा है। इट मीन्स की हीट इज रिजेक्टेड, अगर मैं बात करूं तो वो आइसोबारिक प्रोसेस आपको समझ में आएगी। क्लियर है ये बात, ये प्रोसेस कौन सी होने वाली है, आइसोबारिक हो जाएगी। क्लियर, बढ़े आगे, गुड, सभी लोगों के करेक्ट है, बेसिक है। ये आपको मैंने एक वीसीआरएस का डायग्राम दे दिया है, वीसीआरएस का कंप्लीट डायग्राम अभी कौन सा है, पी वर्सेस एच का है। अगर इसको आप टीएस पर करेंगे तो टीएस भी आपको ड्रॉ करना है, टीएस ग्राफ भी आपका याद होना चाहिए, है ना, मैं लिख देता हूं, रिमेंबर टीएस ग्राफ ऑल्सो, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल आपके पीएच से बनेंगे, कुछ टीएस से बनेंगे। नेक्स्ट, अगला, इस सब कूलिंग इन अ वेपर, अगेन वीसीआरएस का क्वेश्चन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्वेश्चन आया है। एंथैल्पी ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो सैचुरेशन लेवल क्या होना चाहिए, बताइए। सब कूलिंग अगर हो रही है, सब कूलिंग इन दी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्या बोला जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो सैचुरेशन लेवल क्या होती है, एंथैल्पी कम हो जाती है, एंथैल्पी कम हो जाती है या बढ़ जाती है, चलो बताओ, आप ही बताओ। कीप सेम, सेम तो नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने यहां पर बोला कि हम कंप्रेशन में बिलो सैचुरेशन कर रहे हैं। मे रिड्यूस और इनहेंस, ठीक है, इनहेंस या रिड्यूस, चलो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बाय द डायग्राम, यहां पर देखो।
आप लोगों ने कहा कि मैं सब कूलिंग कर रहा हूं या मैं टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा हूं सेचुरेशन से पीछे, तो मैं कहा आया, मैं 3 से 3 डैश पर आया। मैं 3 से कहा आया, 3 डैश पर। यहां पर आप सेचुरेशन से पीछे आए तो देखो जरा आपकी एंथैल्पी जो है वो क्या हो गई, एंथैल्पी कम हो गई है। इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एंथैल्पी विल बी रिड्यूस्ड। एंथैल्पी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर। बाकी थ्योरी आपके पास है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो क्या हो सकता है, सब कूलिंग हम करते ही इसलिए है कि सब कूलिंग से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा हुआ मिले, लेकिन उसमें इवापोरेटर की साइज बढ़ जाती है। नोट, नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट, सब कूलिंग is used for increasing the COP। हमारा टारगेट क्या है कि COP बढ़े, बट इन दिस केस द साइज ऑफ इवापोरेटर इंक्रीजेस। क्यों, आप मुझे बताइए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं ये डायग्राम से बात करूं तो ये जो टोटल आ रहा है नया सब कूलिंग के बाद, ये मेरा नया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, और नया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पुराने वाले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से ज्यादा बड़ा मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर हम जब आपने सब कूलिंग कर दी, मतलब आप इधर आ गए तो आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ाया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा मतलब सब कूलिंग हो रही है, तो सब कूलिंग हो रही है मतलब आपको सब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा और सीओपी भी ज्यादा मिला। क्लियर। लेकिन ये कुछ थ्योरीज के साथ में आप ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थ्रोटल वाल्व इज अ। थ्रोटल वाल्व कैसा होता है, मैंने आपको पहले भी ये बता दिया होगा थ्रोटल वाल्व कैसे होता है, नहीं तो अभी जान लीजिए। थ्रोटल वाल्व कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये आपका थ्रोटल वाल्व होता है ये। ठीक है, इसमें आपको यहां पर अगर थोड़ा अच्छा दिखाना है, यू कैन फील करेक्ट। और ये थ्रोटल वाल्व जो होता है, थ्रोटल, यही हमारा एक्सपांशन वाल्व भी होता है। तो प्रॉपरली आपको ए नंबर पे आंसर मिल रहा है इसका, और वो क्या है, एक्सपांशन डिवाइस। क्या है ये, एक्सपांशन डिवाइस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A water heating heat pump absorbing 10 kilowatt of heat or the atmosphere requires 2 kilowatt of the power input, the COP of heat pump is। हीट पंप का सीओपी पूछा गया है। हीट पंप का सीओपी बताएंगे सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद अभी मैंने आपको इसी सेशन में बताया है, मुझे हीट पंप का सीओपी बताइए। हीट पंप का सीओपी क्या होगा, बताइए फटाफट। देखो यहां पर कुछ चीजें और कर सकते हैं हीट पंप का सीओपी, और उसके साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ थोड़ी चीजें बता देता हूं। जैसे हीट पंप है, अब आपने यहां से क्या किया, आपने यहां से अगर यहां से हीट को लिया है तो आप ई बोल दीजिए, एब्जॉर्ब बोल दीजिए, ए बोल दीजिए, तो ये आपका हो गया क्यू ए, और ये जो है आपका ये क्यू आर हो गया, यहां से हीट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, हाँ हमने कहा कि अब आपका ये जो टोटल यहाँ पे देखोगे तो हीट रिजेक्टेड यानी कि क्यू आर जो आएगा वो कितना आएगा, तो सर क्यू एब्जॉर्ब प्लस आपका डब्ल्यू यहां से आने वाला है। क्यू एब्जॉर्ब प्लस डब्ल्यू आपका आने वाला है, क्योंकि आपने वर्क लिया हुआ था हीट पंप को आपने वर्क डन किया इतना लिमिट से, यहां से टी लोअर है ना, ये क्या लिखा हुआ है, टी लोअर। हीट पंप का काम क्या होता है, हीट पंप का काम होता है लोअर टेम्परेचर से हीट लेना और हायर टेम्परेचर पर डिलीवर कर देना। तो मेरे लिए यहां से कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की, कुछ डेटा दिया हुआ है क्या, उसने बोला कि हीट 10 किलोवाट ली है और रिक्वायर 2 किलोवाट उसका पंप का है। तो हमने कहा भाई साहब ये हो गया आपका 10 एंड ये 2 हो गया, तो टोटल आपका 12 किलोवाट हो गया। कितना हो गया, 12 किलोवाट। अब आपको सीओपी निकालना था। सीओपी क्या होता है, तो सीओपी आपका होता है जो मैंने आपको बताया कि हीट रिजेक्टेड मतलब डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय आपका क्या, वर्क इनपुट। तो यहां से कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय वर्क 2 हो गया। इट मींस कि आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। यहां से आपको सीओपी मिल चुका है, इट इज 6 सीओपी। हीट पंप का कितना सीओपी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर। कौन सा सेचुरेशन टेम्परेचर होता है ये पूछा गया है।
इज नॉट अ कंफर्टेबल टेम्परेचर। अरे सेचुरेशन टेम्परेचर को बोला कि कंफर्टेबल टेम्परेचर नहीं होता, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको लग रहा है कि ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। अगला देखिए, इट कैन बी अटेन्ड बाय लोअरिंग प्रेशर। प्रेशर कम करने से आपका सेचुरेशन टेम्परेचर आ जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। अगला लिखा हुआ इट वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन दी एयर कंडीशनिंग। अगर मैं डी देखूं, वेरी इंपॉर्टेंट सेचुरेशन टेम्परेचर में मानता हूं कि टी सेचुरेशन जरूरी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तो डीबीटी वगैरह चलते हैं, हमारे पास डीबीटी चलता है, हमारे पास डब्ल्यूबीटी चलता है, तो ये जो है हमारे पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चलता है। इसलिए आप कहेंगे कि ये टेम्परेचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दैट इज वाई इसका अगर आप करेक्ट आंसर मुझसे पूछेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। फॉर एनी गिवन प्रेशर इज वन एंड ओनली वन विथ वेयर स्टीम स्टार्ट्स टू वेपराइज एंड कंडेंस। याद रखना, सेचुरेशन की डेफिनेशन ही क्वेश्चन में पूछ लिया और ये पीवाईक्यू है, ठीक है। चलिए इसके आगे और बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैंने इस पर थ्योरी दे दी है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दिया गया है कन्वेंशनली इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कॉइल द ट्यूब एट इट्स बेक। ये तो मैंने आपको कितनी बार क्लास में केवल रेफ्रिजरेटर पढ़ाते हुए समझाया कि जो पीछे ट्यूब्स लगी होती है वो क्या होती है। ढूंढो और आंसर लगाओ। कैरी चिल्ड वाटर बिल्कुल नहीं, कैरी रेफ्रिजरेंट फ्लूइड बिल्कुल नहीं, सर्व एज दी कंडेंसर। यस, हमने कहा था ये कैसे काम करेगी, कंडेंसर की तरह काम करती है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। रिजेक्ट हीट टू दी एटमॉस्फेयर, यस करती है, लेकिन ये जो पीछे होती है वो क्या करती है? कंडेंसेशन का भी तो काम करती है। अच्छा, ऑप्शन क्या बोला गया है? इनकरेक्ट। तो भाई साहब ये तो करेक्ट हुआ ना, ये तो करेक्ट हो गया, तो इसलिए सी थोड़ी बोलोगे आप समझो बात को। आपसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो क्या ये चिल्ड वाटर को लेके जाती? नहीं सर, यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। रेफ्रिजरेंट फ्लूइड को तो लेके जाती है, बिल्कुल सही है। ये कंडेंसर होता है, हीट एटमॉस्फेयर को रिलीज करती है, ये भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला हमारा एक क्वेश्चन है बेसिक, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी बन जाता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। व्हाट इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर? करेक्ट इज सीओपी ऑफ हीट पंप 1 माइनस रेफ्रिजरेटर। नहीं सर, इधर माइनस हो जाएगा। सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अगेन आपको यहां पे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी कि आपको ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एआरएस से पूछा गया है। किससे? एआरएस। द हीट रिजेक्टेड एंड हीट रिमूव फ्रॉम द कूल्ड स्पेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अरे रे रे, कैसा बोला उन्होंने? एआरएस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्यों भाई? और हीट रिमूव फ्रॉम द कूल्ड स्पेस एंड, चलो नहीं, रिजेक्टेड एंड रिमूव दोनों कहां से? उतने कूल स्पेस से, बिल्कुल गलत। इज यूज्ड फॉर द एयर कंडीशनिंग इन द एरोप्लेन्स, ये बिल्कुल सही है। ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स ब्रेटन साइकिल, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयज एयर एज द रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल सही है। ए, जैसा कि हमने कहा यहाँ पे बेतुका सा ऑप्शन बना दिया गया था, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ए जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हीट पंप इज अ डिवाइस विच, यहां पर बोला गया है हीट पंप कैसा डिवाइस होता है, विच क्या करता है? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अरे ऐसा कन्वर्ट करने वाला इसका कोई काम नहीं है। कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल, ऐसा भी कोई काम नहीं है। डिलीवरिंग द हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था भाई, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक सेशन जो आपका आरएसी का सेशन है। यहां पर आप लोगों ने अभी क्वेश्चन देखे हैं हमारे जो कंटेंट से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो कोई इसमें इजीनेस वाली बात नहीं थी। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सारे थोड़े दिमाग लगाने वाले थे, इसलिए दीज आर दी गुड क्वेश्चंस, आपको करना चाहिए। जिन लोगों ने इसके आंसर करेक्ट दिए हैं वेरी गुड, लेकिन जिनके आंसर गलत हो रहे हैं वो थोड़ा सा समझें और अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करें और आगे बढ़ाएं, है ना। तो हम अपने सेशन को आज यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग एंड आप लोगों ने जो आंसर किया, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, 3-4 स्टूडेंट को मैं देख पा रहा हूँ जिनके कॉन्स्टेंटली करेक्ट आंसर आ रहे थे, वेरी गुड। और बाकी जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।